questions as MCQ. So उस तरह से I'm going to ask. Okay. I hope आप लोग interactive होंगे and please you'll respond to my questions. Okay. So first of all, Kent's 12 observation was given by James Tyler Kent. ठीक है, as you all know, नाम से ही आपको पता है. तो James Tyler Kent, who was the James Tyler Kent? He was an American physician. ठीक है, he was born in March 1849 and died in June 1960. So you will be thinking why I am telling कि when Kent was born, like what to do with that. Actually, this question is also asked. ठीक है, this was also asked in the previous years. When was Kent born? ठीक है, तो ऑप्शन में देखेगा मार्च 1849, देन जुलाई 1849, देन जुलाई 1844, मार्च 1844. इस तरह का भी एमसीक्यू आता है. तो जो हम लोग के ऑथर्स है, जो मेन स्टॉलवर्ड्स है, केंट हुआ, बोनिंग हुसैन हुआ, हैनेमैन हुआ, Moger हुआ, you have to remember year of them. So James Tyler Kent, he was born on March 1849 and died on June 1960. Okay. So anybody any idea कि केंट ने कौन कौन सी मेन बुक्स लिखी? मेनली कौन कौन सी बुक लिखी है केंट ने? जो 3 बुक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, केंट इज द ओनली पर्सन जिसने मटीरिया मेडिका भी लिखा, जिसने ऑर्गेनॉन भी लिखा और जिसने रेपर्टरी भी लिखा. सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड. द ओनली स्टॉलवर्ड हु हैड गिवन 3 थिंग्स, ऑर्गेनॉन आल्सो, रेपर्टरी आल्सो एंड मटीरिया मेडिका आल्सो. सो मुझे बताओ, जो केंट है उसने सबसे पहले क्या दिया? मटीरिया मेडिका बनाया, सबसे पहले ऑर्गेनॉन बनाया या रेपर्टरी बनाया? सबसे पहले रेपर्टरी. ओके ओके. So Kent have given सबसे पहले, the thing is repertory. The first thing, the Kent was the first book which the Kent has given is repertory, ठीक है, of Materia Medica. आफ्टर दैट ऑर्गेनॉन और मटीरिया मेडिका क्या दिया? रेपर्टरी तो उसने 1897 में दे दिया. उसके बाद क्या दिया? मटेरिया मेडिका. नो, ऑर्गेनॉन. जो फिलॉसफी आप लोग पढ़ते हैं, केंट का जो फिलॉसफी पढ़ते हैं ना आप लोग, तो ऑर्गेनॉन के बुक दिए केंट्स फिलॉसफी, वो 1900 में आया है, ठीक है. और लास्ट में मटीरिया मेडिका बनाई है केंट ने, ठीक है. सो इनके ईयर भी पूछे जाते हैं. केंट्स मटीरिया मेडिका कौन से ईयर में आई थी? 1904 में. केंट फिलॉसफी कब आई थी? 1900 में. केंट की रेपर्टरी कब आई थी? 1897 में. तो ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है. सो एक्चुअली केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन है क्या? Whenever the patient come to you, you being a clinician, whenever the patient will come to you, in first a visit, what you will do, you will prescribe him the medicine, you will prescribe the patient the medicine. Now the patient will come for the follow up. So follow up mein you will see either the patient will say all the symptoms are aggravated, or he will say some symptoms are aggravated, some are ameliorated, or he will say nothing has worked doctor, I was exactly same as I was in the previous time. ठीक है. सो ये चीज केंट ने भी ऑब्जर्व किया कि जब वो तो वो एग्रेवेशन लेके आता है या एमिलरेशन लेके आता है या स्टैंड स्टिल पोजीशन के साथ आता है. तो ऐसे केस में अब हम लोग क्या करें, व्हाट टू डू? उसके बेसिस में केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन बने हैं, ठीक है. बेसिकली सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन का एक तरह से वे बना दिया है केंट ने टू प्रिस्क्राइब अनदर व्हाट टू डू इन द सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन. तो वो केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन में केंट ने बताया, ठीक है. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? अ प्रोलॉन्ग एग्रेवेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट. तो पहले जो ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या हुआ? मेडिसिन दिया आपको आपने पेशेंट को, उसके बाद देखा गया कि प्रोलॉन्ग एग्रेवेशन हो गया, पेशेंट का सारा सिम्टम्स एग्रेवेट हो गया है, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स डिक्लाइनिंग फेज चला गया है पेशेंट. तो इसमें आपने गलती क्या कर दी है? व्हाट यू रॉन्ग यू हैव डन?
ऐसा अगर आपको मिलता है अपने क्लिनिक में, ठीक है, एंटीसोरिक द सिलेक्टेड वाज टू डीप, जो भी आपने मेडिसिन सेलेक्ट की है वो बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन थी। द केस वाज इनक्योरेबल, वाइटल रिएक्शन वाज इम्पॉसिबल। एक इससे केस में क्या हुआ है, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस बॉडी में हो चुके हैं, केस इनक्योरेबल स्टेज पे जा चुका है, और आपने हाई पोटेंसी में डीप एक्टिंग मेडिसिन दे दी है, तो यू हैव डन रॉन्ग। इसकी वजह से पेशेंट को इतना ज्यादा एग्रीवेशन हो गया। तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड एंटीडोट द मेडिसिन एंड डू नॉट प्रिस्क्राइब हाई पोटेंसी मोर देन 30 to 200। सो ऐसे केसेस में आपको 30 से 200 से ज्यादा पोटेंसी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। So this was the first observation, that was prolonged aggravation हुआ and final decline of the patient, ठीक है, जिसमें आपने बहुत ज्यादा डीप एक्टिंग मेडिसिन दी है, इतना एडवांस स्टेज में पेशेंट आया है, इतना सीवियर केस है वो, सपोज अल्सरेटिव कोलाइटिस का केस है, टुवर्ड्स मेलिग्नेंसी जा चुका है, बहुत सीवियर कंडीशन है, आपकी क्लिनिक में पेशेंट आया है मान लो, और आपने क्या दी उसको, दे दी सल्फर 10 mg, ठीक है, और इतना सीवियर एग्रीवेशन हो गया उसको कि अब पेशेंट जो है एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में आईसीयू में एडमिट है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपने सबसे बड़ी गलती कर दी कि आपने हाई पोटेंसी दे दी, वो भी डीप एक्टिंग रेमेडी दे दी है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस थिंग, अगर आप सल्फर अगर इंडिकेटेड थी तो सल्फर 6 दे देते, सल्फर 30 दे देते, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। और ऐसे केस में अगर आपसे गलती से दे भी दिया है तो यू फर्स्ट हैव टू एंटीडोट दैट मेडिसिन, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, लॉन्ग एग्रीवेशन बट फाइनल एंड स्लो इम्प्रूवमेंट। मतलब तुमने मेडिसिन दिया, उसके बाद क्या हुआ, लॉन्ग एग्रीवेशन हुआ, ठीक है, बहुत दिनों तक एग्रीवेशन चलता रहा, धीरे धीरे पेशेंट का इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हुआ है। तो इसका मतलब द केस किस टाइप का केस था, वो बिगिनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस, मतलब उस केस में अभी स्ट्रक्चरल चेंजेस बिगिन होना स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए इतना ज्यादा लॉन्ग एग्रीवेशन हो गया, उसके बाद धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो रहा है। द प्रोग्नोसिस इज फेवरेबल, द प्रोग्नोसिस इज फेवरेबल, व्हाई, क्योंकि अल्टीमेटली एमिलेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, स्लो इंप्रूवमेंट हो रहा है लेकिन स्टार्ट हो गया, इसलिए द प्रोग्नोसिस इज फेवरेबल। तो मुझे बताओ ऐसे केस में क्या करोगे, आपने दवाई दी है, पेशेंट का लॉन्ग एग्रीवेशन हो गया है, लेकिन अभी धीरे धीरे पेशेंट जो अभी इंप्रूवमेंट में आ रहा है, तो आप क्या करोगे ऐसे केस में, व्हाट यू विल डू? मेडिसिन को काम करने दो। Yes, you will wait and watch. Do not disturb the action of the medicine. Let the medicine do its work. ठीक है, let the medicine do its work. Very good. मेडिसिन इज अलाउड टू एक्ट, वेरी गुड, ठीक है। सो ऐसे केस में आपको वेट एंड वॉच करना है, ओके। तो यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सपोज अ पेशेंट केम टू यू एंड आफ्टर प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन, व्हेन द पेशेंट केम टू यू फॉर द फॉलो अप, he said that my symptoms were aggravated for 1 month, but after now I am slowly improving. What you will do? So ऑप्शन देगा एंटीडोट, ऑप्शन देगा चेंज ऑफ द मेडिसिन, देन एक ऑप्शन देगा वेट एंड वॉच। सो यू विल टेक वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, अलाउ द मेडिसिन टू एक्ट, ठीक है, ये हो गया सेकेंड। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एग्रीवेशन इज क्विक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विद रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो यहाँ देखो एग्रीवेशन जो है बहुत शॉर्ट है, उसके बाद एमिलरेशन जो है रैपिड इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो बहुत जल्दी एमिलरेशन हो रहा है और बहुत दिनों तक उसको एमिलरेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है इसमें क्या हुआ है, नो टेंडेंसी फॉर स्ट्रक्चरल चेंजेस, पेशेंट में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हुए हैं। नाउ कैन एनीवन टेल मी, ये जो एग्रीवेशन हुआ है थोड़ी देर के लिए, जो स्लाइट एग्रीवेशन हुआ है इस केस में क्यों हुआ है, why there is slight aggravation in this third observation? कोई बता सकता है? वेरी गुड, द केस इज अ केस ऑफ होम्योपैथिक एग्रावेशन। अगर आपने
एकदम करेक्ट मेडिसिन दी है। तो मेडिसिन देने के बाद आपने पढ़ा होगा होम्योपैथिक एग्रेवेशन होता है, जो कि क्विक होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, एंड इट इज फॉलोड बाय एमिलोरेशन। ठीक है, तो द एग्रेवेशन इज ड्यू टू होम्योपैथिक एग्रेवेशन, क्योंकि आपकी जो दवाई है उस नेचुरल डिजीज से थोड़ी सी सुपीरियर है स्ट्रेंथ में, दैट इज व्हाई देयर इज होम्योपैथिक एग्रेवेशन इन दिस केस, एंड ultimately it will lead to amelioration after some time. Okay, and the prognosis is very good. What you have to do, let the medicine act. ठीक है, मेडिसिन को काम करने दीजिए, wait and watch. Okay, अब देखो फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, नो एग्रेवेशन, एग्रेवेशन हुआ ही नहीं है, सीधा पेशेंट का एमेलोरेशन हो गया और पेशेंट पूरा रिकवर हो गया। ठीक है, एग्रेवेशन हुआ ही नहीं है, पेशेंट पूरा रिकवर हो गया। So there was no organic change. The potency and dose exactly fitted the case. It is the highest ideal of cure for acute affection. ठीक है, acute affection में ऐसा ही होना चाहिए कि एग्रेवेशन ना हो, सीधा इंप्रूवमेंट हो जाए पेशेंट का, या हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर होगा फॉर एक्यूट केसेस। बट क्रॉनिक केसेस के लिए डाउटफुल है कि अचानक से पेशेंट को एग्रेवेट नहीं हुआ, इतनी जल्दी आराम मिल गया बिना एग्रेवेशन के, तो आप डाउट में पड़ जाएंगे कि हमने मेडिसिन जो दी है वो सही है कि नहीं, क्योंकि हमारी मेडिसिन देने के बाद होम्योपैथिक एग्रेवेशन तो होना चाहिए, तब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मेरी मेडिसिन सही थी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर क्रॉनिक केसेस ये थोड़ा डाउटफुल होगा, क्योंकि पेशेंट में होम्योपैथिक एग्रेवेशन हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलोगे, प्रोग्नोसिस इसको फेवरेबल बोलोगे अनफेवरेबल? ऐसे केस में जहां पेशेंट का एग्रेवेशन हुआ ही नहीं है, सीधा रिकवर हो जा रहा है, ठीक है, 3 दिन बाद पेशेंट एकदम ठीक हो गया, तो इसका प्रोग्नोसिस फेवरेबल है या अनफेवरेबल? बोलो। ओके, फेवरेबल रहेगा, एग्जैक्टली, एंड स्पेशली फॉर एक्यूट डिजीज ये तो आइडियल सिचुएशन है। ठीक है, बट क्रॉनिक डिजीज के लिए डाउटफुल है। ठीक है, सो द प्रोग्नोसिस इज फेवरेबल कि पेशेंट जो रिकवर हो जा रहा है। ठीक है, बट ऑलवेज डाउटफुल इन क्रॉनिक केस। यस, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखो, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को याद करने का एक अच्छा तरीका है धोखा। ठीक है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन मींस धोखा। ठीक है, द एमिलोरेशन कम्स फर्स्ट, पहले पेशेंट को आराम मिल गया, आपने दवाई दी, पेशेंट 1 हफ्ते बाद फॉलोअप पे आया, पेशेंट बोल रहा है मुझे एकदम आराम मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, 2-3 हफ्ते बाद फिर से पेशेंट आ रहा है, बोल रहा है कि जो जितना भी आराम मुझे मिला था बिल्कुल सारा एग्रेवेट हो गया है, सारे सिम्टम मेरे बढ़ गए हैं वापस से। तो दिस इज एक्चुअली, बोल सकते हैं धोखा हो गया। The amelioration comes first and aggravation comes afterward. तो पहले पेशेंट को आराम हुआ, उसके बाद एग्रेवेशन हो गया। Why? क्यों हुआ ऐसे कि पहले पेशेंट को आराम हो गया, बाद में अचानक से सारे सिम्टम एग्रेवेट हो गए? क्योंकि जो आपने उस टाइम पे मेडिसिन सेलेक्ट की थी वो बहुत सुपरफिशियल मेडिसिन थी। नेक्स्ट, वो सिर्फ पैलिएटिव की तरह काम की है, या फिर पेशेंट को इतनी सीवियर डिजीज हो चुकी है, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस इतने हो चुके हैं कि वो इनक्योरेबल स्टेट आ गया है। एग्जैक्टली, इट्स अ पैलिएटिव मेडिसिन लताश्री। सो 3 रीजन हो सकता है कि पेशेंट को पहले आराम मिला फिर एग्रेवेट हो गया। या तो आपने बहुत सुपरफिशियली केस टेकिंग की थी, 3-4 सिम्टम ऊपर ऊपर से लिए, वो दे दिया, थोड़ी देर के लिए आराम हो गया पेशेंट को, सपोज गेस्ट्राइटिस का पेशेंट था, एसिडिटी थोड़ी दिन के लिए आराम हो गई, फिर वापस से एग्रेवेट हो गया। ठीक है, इट एक्ट ओनली एज अ पैलिएटिव वन। ठीक है, या फिर पेशेंट को क्या है, देखा गया कि पेशेंट को तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा निकला, फर्दर जब आपने फॉलोअप कराया, इन्वेस्टिगेशन कराया, तो थोड़े दिन के लिए पेशेंट को आराम मिलेगा, क्योंकि पेशेंट अभी इनक्योरेबल स्टेट में चला गया है। ठीक है, इतना ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं कि वो 2-3 आपको कॉमन से सिम्टम दे रहा है, उस बेसिस पे आपने लाइकोपोडियम नक्स ओमेगा कुछ दे दिया, टेम्परेरी पेशेंट को आराम मिल गया, लेकिन पेशेंट ठीक नहीं हुआ है। ठीक है, सो द प्रोग्नोसिस विल बी अनफेवरेबल। द रेमेडी ओनली कवर्स द मोस्ट ग्रीवियस सिम्टम, इट डज नॉट कवर्स द होल केस। आपने फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री कुछ कंसिडर ही नहीं किया, जस्ट सुपरफिशियल मेडिसिन दे दिया है, तो पेशेंट को थोड़ी देर के लिए आराम मिल गया और उसके बाद फिर से एग्रेवेट हो गया सिम्टम्स का। सो दिस इज द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, टू शॉर्ट रिलीव ऑफ सिम्टम। मतलब देखो, आपने दवाई दी, पेशेंट को 3-4 दिन आराम हुआ,
बस। सो इतना शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स हुआ। क्यों हुआ? व्हाई दिस हैपेंड? व्हाई टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स? द पेशेंट हैज स्पॉइल्ड द एक्शन ड्यू टू लिकर्स, हैंडलिंग फ्यूम्स एक्सेट्रा। मान लो आपने दवाई दी और पेशेंट ने क्या किया, मान लो उसका ऑक्यूपेशन ऐसा है जिसमें उसको फ्यूम्स हैंडल करने पड़ते हैं, या उसको जिसकी वजह से आपकी जो मेडिसिन है वो एंटीडोट हो गई है, या मान लो उसने घर जाके दारू पी ली, घर जाके स्मोकिंग कर ली, या इस तरह की जो भी चीज आप अवॉइड करने को बोलते वो कर लिया, तो पेशेंट पे अच्छे से काम करी थी दवा, लेकिन ये सब करने की वजह से दवाई का एक्शन ही स्पॉइल हो गया। इसकी वजह से हो सकता है टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम। या फिर दूसरा रीजन हो सकता है एक्यूट केसेस में प्रेजेंस ऑफ हाई ग्रेड इन्फ्लामेशन इन द ऑर्गन, ठीक है। और क्रॉनिक केस में क्योंकि ऑर्गेनिक चेंज हो चुके हैं, इस वजह से टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम हुआ है। तो व्हाट टू डू? एक्यूट केस में रिपीटेड ऑफनर और मोर सिमिलर मेडिसिन टू बी सिलेक्टेड। अगर एक्यूट केस आएगा तो बार बार मेडिसिन को रिपीट करना है ताकि इसको और आराम मिले, या फिर अगर मेडिसिन आपको लग रहा है कि अभी काम नहीं कर रही है, थोड़ा सा ही आराम मिल रहा है, तो चेंज कर देनी है दवा। और क्रॉनिक केस में मेडिसिन को चेंज कर देनी है अगर टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स हो रहा है तो, ठीक है। लेकिन ये सब करने से पहले पेशेंट से क्वेश्चन कर लेना है, कहीं पेशेंट ने कुछ इस तरह का तो नहीं खा लिया, या कुछ इस तरह का तो ऑब्स्टिकल टू जो क्योर होते हैं उससे तो वो सफर नहीं कर रहा है जिसकी वजह से आपकी मेडिसिन काम नहीं कर रही है, ठीक है। ये चीज एक बार कंफर्म कर लेना है। फिर आता है सेवेंथ ऑब्जर्वेशन, जो क्या है, फुल टाइम एमिलेशन येट नो स्पेशल रिलीफ ऑफ सिम्टम्स। पेशेंट को आराम मिल रहा है, ठीक है, पहले से बेटर है, लेकिन पूरी तरह से क्योर नहीं हो रहा, पेशेंट एकदम सही नहीं हो जा रहा। तो ये क्या केस है? Note down, this is very important point. It is an ideal case of palliation. It is an ideal case of palliation. Seventh observation is an ideal case of palliation. क्यों? क्योंकि ऐसे केस में उस पर्सन में, उस पेशेंट में एक ऐसी लेटेंट कंडीशन है जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, which will prevent improvement. For example, अगर पेशेंट की एक ही किडनी है या पेशेंट का हिस्टेक्टोमी हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं, सल्फर देके, लैकेसिस देके, जो हॉट फ्लशेस वाले सिम्टम्स आ रहे हैं या जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट में हिस्टेक्टोमी के बाद, वो आप थोड़े दिन के लिए आराम दे सकते हैं। लेकिन क्या जो एक्चुअल नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, नॉर्मल जो हार्मोनल बैलेंस होता है, वो तो आप अपनी दवाई से नहीं लेके आ पाओगे। या पेशेंट का एक ही किडनी काम कर रही है, आपकी दवाई से मान लो उसका यूरिन आउटपुट थोड़ा बहुत बढ़ भी गया, लेकिन एग्जैक्टली नॉर्मल जैसा तो नहीं हो पाएगा। तो दिस इज आइडियल केस ऑफ पेलिएशन, क्योंकि वहां पे पेशेंट के पास एक ही किडनी है, या पेशेंट को इस तरह हिस्टेक्टोमी ऑपरेशन हो चुका है, या गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन हो चुका है, आप बस उसकी टेम्परेरी एसिडिटी रिलीफ कर सकते हो। सो दिस वाज द सेवेंथ ऑब्जर्वेशन, फुल टाइम एमिलेशन येट नो स्पेशल रिलीफ। तो ऐसे केस में क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? पेशेंट बोल रहा है तुम्हारे पास आके, हाँ डॉक्टर ठीक हो रहा है, थोड़े दिन मुझे आराम मिल रहा है, फिर से बार बार सिम्टम आ जा रहा है, बट आराम तो है आपकी दवा से, और वो मान लो इट इज अ केस ऑफ वन किडनी ओनली, और इट इज अ केस ऑफ हिस्टेक्टोमी, तो आप क्या करोगे नेक्स्ट टाइम जब आएगा? व्हाट यू विल डू? You will continue prescribing the medicines on the symptom basis, क्योंकि आप ठीक तो नहीं कर पाओगे, तो आप यहाँ पे पेलिएशन करते रहोगे। लेकिन याद रखना, पेलिएशन में भी लॉ ऑफ सिमिलिया ही फॉलो करना है, पेलिएशन में भी लॉ ऑफ सिमिलिया ही फॉलो करना है, ठीक है। एट्थ ऑब्जर्वेशन, सम पेशेंट प्रूव एवरी रेमेडी दे कैन। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो हिस्टेरिकल होते हैं, इडियोसिंक्रेटिक होते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं, जो मेडिसिन दे दो उनके सिम्टम्स आपको नेक्स्ट दिन देने लग जाएगा, या बहुत एग्रीवेशन ऑफ द सिम्टम के साथ आ जाएगा, क्योंकि वो लोग हिस्टेरिकल हैं, वो लोग इडियोसिंक्रेटिक हैं, वो प्रूविंग सिम्टम देने लग जाते हैं। दे आर ऑफन इनक्योरेबल। तो एक्यूट डिजीज है ऐसे पेशेंट को जो कि हिस्टेरिकल, इडियोसिंक्रेटिक या ओवर सेंसिटिव होता है, अगर उनको एक्यूट डिजीज होती है तो 30 या 200 पोटेंसी में मेडिसिन देनी है, और अगर क्रॉनिक केस है तो 30, 200 या 5 पोटेंसी में मेडिसिन देनी है। कैन वी क्योर इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट? नो। Yes, we cannot cure idiosyncratic patient. आप
ठीक नहीं कर सकते। वो ही विल बी बॉर्न विद इडियोसिंक्रेसी, ही विल डाई विद इडियोसिंक्रेसी, ठीक है, आप ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। नाइन्थ क्या है, द एक्शन ऑफ मेडिसिन अपॉन प्रूवर। देखो, जो नाइन्थ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रूवर के बारे में बोला है। अभी तक जो भी ऑब्जर्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे, यूजुअली पेशेंट ओरिएंटेड ऑब्जर्वेशन थी। ये भी एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग केन्स ऑब्जर्वेशन टॉक्स अबाउट प्रूवर, अ हेल्दी पर्सन। नाइन्थ ऑब्जर्वेशन, द एक्शन ऑफ मेडिसिन अपॉन प्रूवर। सो healthy prover are always benefited by proving. You should observe carefully the constitutional state and subtract them from the proving symptom. तो क्या होता है, मेडिसिन अगर आप देते हो किसी हेल्दी पर्सन को, तो वह कुछ ना कुछ प्रूविंग के सिम्टम शो करेगा, बट जो भी वो प्रूविंग के सिम्टम शो करेगा, उसमें से जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट होगा, मतलब पर्सन मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, वो सब चीजें आपको सब्ट्रैक्ट कर लेनी है, क्योंकि वो उस मेडिसिन की वजह से प्रोड्यूस नहीं हुआ है। वो सब चीज आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखोगे, और सिर्फ जो मेडिसिन देने के बाद सिम्टम प्रोड्यूस हुए ड्रग प्रूविंग में, वो उस पर्सन के लिखोगे, एक जगह नोट करोगे, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है नाइन्थ ऑब्जर्वेशन से, कि द ओनली ऑब्जर्वेशन जो कि हेल्दी पर्सन से कंसर्न है, वो है नाइन्थ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे प्रूवर की बात की जा रही है, जो कि एक हेल्दी वॉलंटियर होता है, ठीक है, बाकी सारी पेशेंट पे बेस्ड है। फिर है टेंथ ऑब्जर्वेशन, जिसमें क्या है, न्यू सिम्टम अपीयर आफ्टर द रेमेडी। अच्छा, अब आपको एक ट्रिक देती हूँ टू रिमेम्बर 9, 10th एंड 12th, सॉरी 10, 11th एंड 12th ऑब्जर्वेशन कैसे याद रखेंगे आप, NOW से। नाउ N मतलब न्यू, O मतलब ओल्ड, और W मतलब रॉन्ग, ठीक है। ये 10th, 11th और 12th ऑब्जर्वेशन की ट्रिक है याद करने की। 10th ऑब्जर्वेशनल न्यू सिम्टम से डील कर रहा है, 11th ऑब्जर्वेशन ओल्ड सिम्टम से डील कर रहा है, और 12th ऑब्जर्वेशन रॉन्ग सिम्टम से डील कर रहा है। तो 10th ऑब्जर्वेशन में लिखा है कि आपकी दवा देने के बाद अगर पेशेंट में न्यू सिम्टम्स आते हैं, तो दे आर ड्यू टू द मेडिसिनल एग्रीवेशन, ड्यू टू द मेडिसिनल एग्रीवेशन, ठीक है। So what you have to do, if after giving your medicine, if new symptoms appear, they are due to your medicine. तो यहाँ पे मेडिसिनल एग्रीवेशन हो गया है। अगर पेशेंट में ज्यादा सीवियर सिम्टम नहीं आ रहे हैं, तो आपको वेट एंड वॉच करना है, और अगर बहुत ज्यादा सिम्टम आ रहे हैं, तो आपको एंटीडोट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनॉन के जो अफोरिज्म्स है, उसमें कौन से अफोरिज्म में 10th ऑफ द अफोरिज्म 249 में 10th ऑब्जर्वेशन, जो कि मेडिसिनल एग्रीवेशन से रिलेटेड है, 249 अफोरिज्म में ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आता है 11th ऑब्जर्वेशन, व्हेन ओल्ड सिम्टम्स आर ऑब्जर्व टू रीअपियर। कैन यू टेल मी हु गिव दिस कॉन्सेप्ट, कि जो ओल्ड सिम्टम्स, हेरिंग लॉ हाँ की ओर। एग्जैक्टली, डॉक्टर हेरिंग, लॉ ऑफ क्योर। जब भी आपकी मेडिसिन देने के बाद पेशेंट में ओल्ड सिम्टम्स आता है, दैट मींस हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर इज बीइंग फॉलोड, पेशेंट रिकवरी के पाथ पे है। अभी क्या करना है, आपको वेट एंड वॉच करना है, या फिर रिपीट करना है डोज को, ठीक है, आपको डिस्टर्ब नहीं करना एक्शन ऑफ द मेडिसिन, ठीक है। ओके, एंड दिस इज अ वेरी गुड केस, दिस इज अ, इसका प्रोग्नोसिस भी बहुत फेवरेबल होगा। अगर इस टाइप की ऑब्जर्वेशन मिलती है, तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, ठीक है। यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। फिर 12th ऑब्जर्वेशन है, सिम्टम्स टेक द रॉन्ग डायरेक्शन। सो 12th ऑब्जर्वेशन में आपकी दवा की वजह से जो सिम्टम्स हैं, दे हैव टेकन द रॉन्ग डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को स्किन कंप्लेन थी, यू हैव गिवन द मेडिसिन, एंड 1 महीने बाद पेशेंट आके बोल रहा है कि मुझे तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है। तो क्या हुआ, जो स्किन पे डिजीज थी वो लंग्स में चली गई है, जो लेस वाइटल ऑर्गन है उससे मोर इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन में चली गई है डिजीज। तो द सिम्टम्स हैव टेकन द रॉन्ग डायरेक्शन फ्रॉम सर्कमफेरेंस टू सेंटर। यहाँ पे आपको तुरंत एंटीडोट करना पड़ेगा।
You have to antidote it anyhow because this is very unfavorable case. ठीक है, this is very unfavorable case. अब ये जो आपको अनफेवरेबल फेवरेबल है, ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये भी आता है विच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज फेवरेबल, विच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज नॉट फेवरेबल, ये सब भी आपके माइंड में सेट होना चाहिए. ठीक है, ओके. अब मुझे बताओ, इन सबसे पहले आउट ऑफ ऑल दीज 12 ऑब्जर्वेशन, इन 12 ऑब्जर्वेशन में मोस्ट परफेक्ट, मोस्ट आइडियल ऑब्जर्वेशन क्या? अगर ये मिल गया तो मींस बहुत फेवरेबल है. यस, वेरी गुड. देखो, ये बहुत लोग को कंफ्यूज रहता है, अगर ऑप्शन में थर्ड भी होगा और फोर्थ भी होगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. द आंसर विल बी थर्ड. Fourth is not an ideal or not a good prognosis, especially for the chronic cases. That is why fourth आप mark नहीं करोगे. Third most favorable है क्योंकि हम हर केस में चाहते हैं कि हमारी दवाई देने के बाद आफ्टर गिविंग आवर मेडिसिन देयर शुड बी क्विक एंड शॉर्ट एग्रेवेशन फॉलोड बाय लॉन्ग इम्प्रूवमेंट. ठीक है, ये हम बेस्ट चाहते हैं. ठीक है, तो इससे आप श्योर भी हो जाओगे कि होम्योपैथिक एग्रेवेशन हुआ है, मतलब मेडिसिन भी हमने ठीक सेलेक्ट किया है. तो दिस इज द मोस्ट गुड प्रोग्नोसिस वाला जो बोलेंगे या बेस्ट ऑब्जर्वेशन जो बोलेंगे वो होता है थर्ड. फोर्थ नहीं होगा क्योंकि फोर्थ जो है क्रॉनिक केसेस के लिए डाउटफुल रहेगा. ठीक है, ओके. अब मुझे ये बताओ, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग. पहला स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पैलिएटिव सेवेंथ ऑब्जर्वेशने करा হয়. व्हाट पैलिएटिव सेवेंथ ऑब्जर्वेशने करा হয়. Exactly, yes. Palliative is done in 7th observation. Okay. So first पहले मुझे बताओ, ए जो ऑप्शन है according to 5th Kent observation the amelioration comes first and the aggravation comes afterward. ये सही है या गलत? पहले मुझे बताओ. सही है. ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एमिलेशन पहले आ रहा है, उसके बाद एग्रेवेशन. तो मैंने आपको बताया था अभी, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कैसे याद रखोगे? धोखा से. पहले पेशेंट को आराम मिल जा रहा है फॉलोड बाय एग्रेवेशन. तो इज करेक्ट, राइट? ओके. अब रीजन क्या दे रखा है? The inference is that, ये assertion reasoning का भी question है. The inference is that the remedy is superficial and could only act as a palliative. क्या ये करेक्ट है? क्या इसलिए फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हुआ? क्या ये रीजन सही है? नो मैम रॉन्ग है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा. ओके. नाउ लुक एट अगेन, मैं उस स्लाइड पे जाती हूँ फिफ्थ वाला, तब आपको क्लियर हो जाएगा रॉन्ग है या राइट है. मैंने क्या बोला था? अगर एमिलेशन पहले थोड़ी देर के लिए आ रहा है फॉलोड बाय एग्रीवेशन, either the remedy is only superficial and acted as a palliative. This remedy acts as a palliative and the remedy is only superficial. So the reason is correct. ठीक है, क्योंकि आपके रीजन में क्या दे रखा है? The inference is that the remedy is superficial and could only act as a palliative. करेक्ट है? ठीक है, तो ये डाउट में मत रहना कि सिर्फ 7th में पैलिएटिव होगा. नहीं, 5th में भी पैलिएटिव है, लेकिन आपने गलत वे से सेलेक्ट किया मेडिसिन, आपने बहुत सुपरफिशियली सेलेक्ट किया, इसलिए पैलिएटिव है. ठीक है, सो दिस सुपरफिशियल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिफ्थ ऑब्जर्वेशन. दैट इज वाई पहले आराम मिल रहा है, बाद में एग्रेवेशन हो रहा है. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. आई थिंक AIPGT 2024 में पूछा गया था ये. ठीक है, यस. Okay, now tell me this question. Arrange the following concept in the chronological order of their appearance in the aphorism of 6th edition of Organon, starting from lowest to highest. तो सबसे पहले कौन सा aphorism है? Highest ideal of cure, second aphorism.
তারপরে হচ্ছে প্রিজার্ভ অফ হেলথ ফোর্থ Okay. নেক্সট ফান্ডামেন্টাল কজ হচ্ছে ফিফথ অ্যাপোরিজম, দেন Yes. পোর্ট্রেট অফ দ্য ডিজিজ इज सिक्स्थ অ্যাপোরিজम। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया था लास्ट टाइम। सो प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ आपका फोर्थ अफोरिज्म, जो कि सेकंड नंबर पे आएगा। फर्स्ट नंबर पे आएगा हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, जो कि है सेकंड अफोरिज्म। फंडामेंटल कॉज आपके, कैन यू टेल मी फंडामेंटल कॉज मतलब क्या होता है? क्रोनिक डिजीज, क्रॉनिक मायज्म, सॉरी क्रोनिक मायोजम। ठीक है। यस, यस, क्रॉनिक मायज्म इज अ फंडामेंटल कॉज, जो कि फिफ्थ अफोरिज्म में दे रखा है, और पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज सिक्स्थ अफोरिज्म में। तो यू हैव टू अरेंज इट कि पहले सेकंड वाला आएगा, फिर फोर्थ वाला आएगा, फिर फिफ्थ में आएगा, फिर सिक्स्थ वाला आएगा। ठीक है, तो अब डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में कि बोलो सिक्स्थ अफोरिज्म में क्या लिखा है, या सिक्स्थ अफोरिज्म डील्स विद, इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। अरेंज द फॉलोइंग, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है, ठीक है। यू हैव टू मैच विद अफोरिज्म्स। 26 तो मुझे होम्योपैथिक बताओ लॉ ऑफ 23 क्योर, अफोरिज्म में क्या लिखा है? होम्योपैथिक लॉ ऑफ ठीक क्योर है, 26, 73 is acute myojome and Acute. 233 is antipathic method। 23 क्या है? 233। यस, तो 23 है एंटीपैथिक, 26 है होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर, 73 है एक्यूट मायज्म, और 233 है टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज। ये सब डिटेल में व्हेन आई विल गो टू द अफोरिज्म्स, जब मैं अफोरिज्म्स पढ़ाऊंगी तब मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, ओके। कोई मुझे बताएगा आइसोपैथी कहाँ पे लिखा है? 56 है footnote। एग्जैक्टली, आइसोपैथी इज गिवन इन 56 का फुटनोट। ठीक है, ये भी आता है। Okay, tell me who proposed the double blind method of proving in healthy volunteers? Very good, Drisdale। ठीक है, डबल ब्लाइंड मेथड जो है वो ड्रिसडेल ने दिया था। ठीक है, अच्छा, अगर आएगा सिर्फ प्रूविंग, सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? तो एबी हेलर। यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ओके। The term tolicosm means removal Remove of the cause cause। of the disease. Yes, Yes, removal of the yes, रिमूव द कॉज Cause of the yes, disease. yes, removal of cause of disease। ठीक है, tolicosm। कोई मुझे बताएगा moral remedy कौन से aphorism में लिखा है? 17 है Aphorism footnote। 17 footnote 2 Very good, footnote 1। very good, very good। ठीक है, 17 aphorism के footnote में moral remedy लिखा है। और होता क्या है moral remedy? সুপারস্টিশিয়ান বা কিছুকে সে ওটাকে ভাববে যে ওটাই ওর লাইফে চলছে, Okay, ওটাকে either speak in English or in Hindi, because most of the people are Hindi speaking। Okay, Vishwajit, so that every हाँ हाँ बोलो, I can understand also, बोलो। ड्रीम और सुपरस्टिशन को वो सोचेगा कि मुझे लाइफ में हो रहा है, एक्चुअली भी नहीं, उसके लिए उसको प्लासेबो देना पड़ेगा। Okay, so actually क्या होता है moral remedies basically, yeah, almost you have correct, like you have said the correct statement। The moral remedy usually जो दिया जाता है for mental causes के लिए दिया जाता है। For example, आपने एक रात पहले कुछ बहुत डरावना सपना देखा, कुछ fearful dream देखा, तो आपको काउंसलिंग करके ही आपको ट्रीट किया जाएगा कि नहीं वो सिर्फ सपना था, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो मॉरल रेमेडी मींस ओनली यू आर गिविंग एमिलरेशन टू द पेशेंट ओनली थ्रू वर्ड्स, नॉट गिविंग ड्रग्स। जैसे कि सुपरस्टिशन वाला एग्जांपल दे रखा है ऑर्गेनॉन के फुटनोट में। ये बताओ, which of the following statement are true regarding psoriatic miasm? Aggravated in morning eating meat,
Yes, ma'am. Emulation from cold. फर्स्ट ए अच्छा, इनमें से ना मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है? Always hungry with burnt taste of mouth, stupid, dull senses and specially stubborn. First. Ma'am, aggravated morning and eating meat. एक तो ये हो गया, ठीक है? और कुछ करेक्ट है इसमें से? ऑप्शन सी Ma'am, always hungry. It's third, ठीक है? सोरा का जो मायाजम का सिम्टम है, हमेशा सोरा इज वेरी हंग्री, ठीक है? So this is also important with burnt taste of mouth. अगर मुझे बताओ emulation from cold, कौन सा मायाजम है? Syphilis. Very good. Syphilis, ma'am. Stupid, dull senses, especially stubborn, कौन सा मायाजम है? सिफिलिस होगा, सिफिलिस। डल जो होता है यूजुअली सिफिलिस होता है, ठीक है? ओके, सो द आंसर विल बी फर्स्ट एंड थर्ड। सोरा का एग्रीवेशन होता है सुबह सुबह ईटिंग मीट से, और हमेशा हंग्री रहता है विद बर्न टेस्ट ऑफ माउथ, ठीक है? एमुलेशन फ्रॉम नेचुरल डिस्चार्ज कौन सा मायाजम है? साइकोसिस। प्लीज रिमेम्बर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एक मिनट। एमुलेशन फ्रॉम नेचुरल डिस्चार्ज, लेटेंट सोरा होता है मैम। एग्जैक्टली। लेटेंट सोरा और सोरा जो भी ऑप्शन में दे रखा होगा, ये, ठीक है? मान लो किसी को मेंसेस या मान लो किसी को यूरिनेशन, उन सब से आराम हो रहा है, जो कि एक नेचुरल डिस्चार्ज है। सो दिस इज अ सिम्टम ऑफ सोरा, ठीक है? ओके। फर्स्ट होम्योपैथिक जर्नल was published by स्टाफ very Staff. Staff, ma'am, staff. Very good. अगर ये क्वेश्चन आता जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, यही ऑप्शन से 4, who has corrected several changes in the first translation of Dudgeon रिचर्ड and ह्यूजेस। has given comparative table in appendix. रिचर्ड ह्यूजेस। Yes, क्योंकि ऑप्शन में रिचर्ड ह्यूजेस था, इसलिए मैंने फिर से मैं आपको रिमाइंडर के लिए बता रही हूँ कि रिचर्ड ह्यूजेस ने पहला जो ट्रांसलेशन किया था डजन में, उसमें गलतियां निकाली थी और उसने अपेंडिक्स में कंपैरेटिव टेबल भी दिया है, ठीक है? Which of the following does not belong to class of chronic disease? One-sided, indisposition, alternating disposition. Very good. कोई मुझे बता सकता है इसका अफोरिज्म क्या है? 150 and footnote 7 also. Exactly. Aphorism 7 footnote. Exactly. ठीक है? अफोरिज्म 7 का footnote. मेंटल एंड इमोशनल डिजीज का क्या अफोरिज्म है? 210 to 230. 210 to 230। Yes. This you all know. अच्छा, वन साइडेड डिजीज का अगर पूछा जाएगा तो 176 अफोरिज्म में दे रखा है। वन साइडेड डिजीज का डेफिनेशन दे रखा है 176 में कि दिस टाइप ऑफ डिजीज प्रेजेंट ओनली विद 1 or 2 सीवियर सिम्टम्स। सिर्फ 1 या 2 सिम्टम के साथ ये प्रेजेंट करती है, बाकी सारे सिम्टम्स जो होते हैं दे आर नॉट डिस्टिंक्टली परसेप्टेबल, दे आर इनडिस्टिंक्ट, ठीक है? दिस इज मैम 173 176 में डेफिनेशन दिया है, 172 और 173 में सबसे पहली बार बोला गया है रिगार्डिंग दिस थिंग वन साइडेड डिजीज, बट अगर डेफिनेशन पूछा जाएगा तो 176 में बोला जाएगा, ठीक है? ओके मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Henneman, which method of medicine administered was employed by mongrel sect?
Quit in Quit Buckham Bennett. in Beckham Bennett. Okay, very good. इसका मतलब क्या है? Whatever came from mouth. Yes, whatever came from. कौन से aphorism में लिखा है? 149. 6th edition. 149 6th edition. Very good. Or it's 149 5th edition and 148 6th edition. 48 6th edition. Yeah. It is 148 6th edition जहाँ पे mongrel set के बारे में लिखा गया है और 149 5th edition. ठीक है, यहाँ पे mongrel set वो लोग होते हैं जो लोग होम्योपैथी एलोपैथी सब प्रैक्टिस करते हैं. पेशेंट को पहले ब्रायनिया दिया, उसके बाद आराम नहीं हुआ तो एलोपैथिक दे दिया. ठीक है, तो उनको बोला जाता है क्विट इन बकम बेनेट, मतलब जो मिला वो दे दिया, व्हाटएवर कम इन देयर माउथ. ठीक, ओके. 148 अफोरिज्म में लिखा है ये चीज. When unsuitable remedy does not give relief, they give whatever comes in mouth. ओके, अब मुझे बताओ इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन वाज पब्लिश्ड इन कोथेन. ये करेक्ट है या रॉन्ग है? Incorrect. Wrong है मैं. लिपस्टिक में होगा. Exactly wrong. It is Leipzig. Next statement. Hahnemann article on Asclepius imbalance and the medical observer are precursor of organon. ये करेक्ट Wrong है? है. गलत है. Wrong है. तो क्या होगा precursor of organon? Medicine of experience or essay on a new principle. Very good. Medicine of experience and essay on new principle जो होते हैं वो precursor of organon होते हैं. ठीक है, अब मुझे बताओ मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस कौन से ईयर में आई थी? 1805. वेरी गुड. एंड एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल कौन से ईयर में आई थी? 1796. 1796. यस, बोलते हैं कुछ. ठीक है, 1796 में. तो ये दोनों जो है प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गेनॉन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज इंग्लिश ट्रांसलेटर ऑफ फोर्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन? आरी डजन, सी व्हीलर, Charles H. Devrient. यस, चार्ल्स वेरी गुड. फोर्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन का ट्रांसलेटर है चार्ल्स एच डेवरिएंट. यस. जो वेसलहॉफ्ट है उसने फिफ्थ एडिशन ट्रांसलेट की थी. जो आरी डजन है ही आल्सो ट्रांसलेटेड फिफ्थ एडिशन, वो भी ट्वाइस, क्योंकि रिचर्ड ह्यूजेस ने गलतियां निकाल दी थी पहले वाले में. ठीक है, चार्ल्स व्हीलर ने पहला एडिशन ट्रांसलेट किया था. एलन नॉर्थ, पीटर पेंडल्टन एंड जोस कुंजली, इन तीनों ने कौन सा एडिशन ट्रांसलेट किया है? एलन नॉर्थ, पीटर पेंडल्टन, जोस कुंजली. सिक्स्थ एडिशन. ठीक है, इन लोगों ने सिक्स्थ एडिशन ट्रांसलेट किया है. ओके, so these were the questions which were asked in the previous years as well as Ken's 12 observation. अभी तक किसी को डाउट हुआ है केन्स 12 ऑब्जर्वेशन में? ज्यादातर जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है या जिस वे में पूछा जाता है मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, जैसे ये पूछा जाता है कभी कभी कि अगर हिस्टेरिकल पेशेंट आएगा तो कौन से पोटेंसी में देना चाहिए? एक्यूट डिजीज में 3200 और क्रॉनिक डिजीज में 3200 500 इस तरह से देना चाहिए. ठीक है, किसी को डाउट है केन्स 12 ऑब्जर्वेशन में आइडियल केस ऑफ पेलिएशन कौन सा होता है? 7th ऑब्जर्वेशन, ये पूछा जाता है. ओके, सो दिस वाज अबाउट टुडेज क्लास. आज शॉर्ट क्लास थी थोड़ी बिकॉज जल्दी जल्दी आप लोगों ने अच्छे से इंटरेक्ट किया और बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स दे दिए. ठीक है, सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल बी पेड क्लासेस, ऑल्सो ऑर्गेनॉन एंड ऑल्सो पीएसएम. ठीक है, सो आई होप इन नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में डिफरेंट अफोरिज्म्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीएसएम, डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स
will be dealt. ठीक है, आपको किस तरह से MCQ प्रिपरेशन करना है वो सब समझाया जाएगा, और डिटेल में बहुत सारे लाइक क्रॉनिक डिजीज या ये सब बुक से भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, कैन फिलोसफी, ठीक है. सो आई होप यू विल बी ज्वाइनिंग मी, ओके. एंड अबाउट द इंफॉर्मेशन यू विल गेट इन द ग्रुप द पेमेंट schedule. Okay, so from 22nd September we will be starting the regular classes. All the best, get ready. And आप लोग अभी से ही मैम टाइमिंग क्लास की आपकी क्या रहेंगी? यूजुअली मेरी 8 से 9 या फिर 7 to 8 डिपेंडिंग ऑन जब भी मैं फ्री रहूंगी. 7 से 8 या 8 से 9 के बीच में ही रहेगी मैक्सिमम, ठीक है. और फ्राइडे सैटरडे संडे इन 3 डेज मैक्सिमम क्लासेस होगी. हाँ बोलो. मैम आपने कुछ अभी बीच में बोला है, रिपीट. मैंने बोला फ्राइडे सैटरडे संडे में ही मैक्सिमम क्लासेस होगी, और 7 to 8 या फिर 8 to 9 यही मोस्टली टाइमिंग रहेगा, ठीक है. Okay, so thank you everyone for today's class. Hope you will see in future. Okay. Thank you, ma'am.